अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द ग्लोबल फिजिक्स हब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एक्चुअली ये दो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, फ्रैंक और हर्ट्ज। फ्रैंक और हर्ट्ज ने 1914 में एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बताया कि हर एटम जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल रखता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। फ्रैंक एंड हर्ट्ज did an experiment in 1914। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये कहा कि हर एटम जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल रखता है। तो यहां पर हम लिखते हैं इन दिस एक्सपेरिमेंट दे showed that an atom has a discrete energy level। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एनर्जी लेवल्स क्या हैं और फिर डिस्क्रीट को देखेंगे। हर एटम में यहां पर देखें तो इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इन ऑर्बिट्स में या इन शेल्स में एक मखसूस एनर्जी होती है जिसको हमने एनर्जी लेवल का नाम दिया। तो इन एनर्जी लेवल की जो वैल्यू है वो हर किसी में मुख्तलिफ है, मतलब डिस्क्रीट है। ऐसा नहीं है कि तमाम एनर्जी लेवल की वैल्यू एक ही हो। तो फ्रैंक और हर्टल ने यही बात इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू साबित की है। स्टूडेंट्स, जो फ्रैंक और हर्टल ने एक्सपेरिमेंट किया तो अब हम उसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि उन्होंने इसे बनाया कैसे था, फिर हम इसकी वर्किंग के बारे में जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसमें एक वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की गई है। इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर मरकरी वेपर को फिल किया गया है। यहाँ पर 3 प्लेट्स हैं जिसमें एक कैथोड है C, ग्रेड G और कलेक्टर प्लेट P है। इसमें एक फिलामेंट यूज किया गया है जिसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है ताकि इसको हीट अप किया जा सके। तो ग्रिड और कैथोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ग्रिड और प्लेट के दरमियान डिस्टेंस से काफी ज्यादा है। यहाँ पर कलेक्टर प्लेट और ग्रिड के दरमियान जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है वो है रिटार्डिंग पोटेंशियल, और जो कैथोड और ग्रिड के दरमियान जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है वो है वेरिएबल वोल्टेज। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये अमल किस तरह से करता है। चलें इसकी कंस्ट्रक्शन को पहले हम लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी अब हम कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि it consists of an evacuated glass tube. It consists of a evacuated glass tube which is filled with mercury vapor और इसमें 3 प्लेट्स हैं। There are 3 plates, cathode plate, that are cathode plate C जो कि नेगेटिव चार्ज रख रही है, दूसरी है ग्रिड G जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एंड थर्ड है कलेक्टर प्लेट P जिस पर नेगेटिव चार्ज है, रिटार्डिंग पोटेंशियल है। तो इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस या स्पेस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन C and G is larger than distance between G and P।
A retarding potential is applied between G and P, and variable voltage is applied between C and G। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका आगे करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसकी वर्किंग के बारे में देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो जब यहाँ पे हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो ये फिलामेंट हीट अप होता है। ये फिलामेंट हीट अप होने के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, जो इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं तो यहाँ पर जो मरकरी के वेपर मौजूद हैं उनके साथ टकराते हैं, जो एटम्स मौजूद हैं उनके साथ टकराते हैं। तो उनके साथ टकराने की वजह से तो इनके दरमियान कोलिजन होती है जो कि इलास्टिक या इनइलास्टिक हो सकती है। जब ये इलेक्ट्रॉन इलास्टिकली इन एटम के साथ टकराते हैं, यानी अगर ये एटम है इसके साथ इलेक्ट्रॉन जो है ये टकराता है इलास्टिकली, तो ये अपनी एनर्जी इस एटम को मुंतकिल नहीं करता। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये इधर अट्रैक्टिव ग्रिड होने के बावजूद इस ग्रिड पर नहीं इस ग्रिड पर जमा होने के बजाय ये सीधा आगे चला जाता है इस प्लेट पर, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो ग्रिड पर रुक नहीं पाते और यहाँ तक इस कलेक्टर प्लेट पर पहुंच जाते हैं। जब कलेक्टर प्लेट पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर एमीटर करंट को शो करता है कि यहाँ पर करंट जार हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर होते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो ये तो उस वक्त होगा जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलास्टिकली एटम के साथ, किसी भी एटम के साथ या मरकरी एटम के साथ टकराते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस वेरिएबल पोटेंशियल को जब हम बढ़ाते ही जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब इसका करंट जो है बढ़ना बंद हो जाता है, बल्कि वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो करंट कम होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है अब इस एटम के साथ इनइलास्टिकली टकरा रहे हैं। तो जब इनइलास्टिकली ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ टकराएगा तो अपनी कुछ एनर्जी इस एटम को दे देगा। अब अपनी एनर्जी इस एटम को देने की वजह से यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लेट पर नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि इस ग्रिड पर आ जाएगा और ग्रिड से होता हुआ यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव साइड पर पहुंच जाएगा ताकि वो स्टेबल हो सके। अब इस जो वर्किंग है इसी को हम लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम इसकी वर्किंग को लिखते हैं यहाँ पर कि ये वर्क किस तरह से कर रहा है। जब हम इस बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ये हीट होता है when filament is heat up by using the battery, electrons get energy. The electrons get large amount of energy. These electrons reached at collector plate P, but do not stop at grid G because these electrons have large amount of energy and they do not stop at G, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास
बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, इसी वजह से वो जी पर स्टॉप नहीं हो सके। इवन collector plate has retarding potential. Then current flows through ammeter, which detects that electron moves from plate C to plate P, and current continuously increase up to a certain voltage, and then starts decreasing. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी वर्किंग को एक ग्राफ की मदद से देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। एक मिनट आया चाचा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ग्राफ के जरिए से देखते हैं कि ये सारा जो फ्रैंक हर्ट एक्सपेरिमेंट था वो किस तरह से काम कर रहा है। तो जब हम वेरिएबल वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, ये वाले वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, तो एक पॉइंट ऐसा आता था जब मैक्सिमम करंट फ्लो करता था एमीटर में से। तो वो वोल्टेज जो था वो 4.9 वोल्टेज था जब मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था। इसके बाद जब हम वेरिएबल वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ने की बजाय ये कम होना शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट V1 तक ये बढ़ता है और फिर पॉइंट V1 बार तक ये कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मजीद जब वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो फिर अगेन ये V1 बार जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये V2 पॉइंट तक बढ़ता है और अगेन फिर ये हम वोल्टेज को ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ये फिर डाउन होना शुरू हो गया है। तो V2 से V2 बार तक ये डाउन होता जाएगा। यहाँ से फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा V2 बार से V3 तक, और फिर ये डाउन होगा V3 टू V3 बार तक ये डाउन होगा। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी कि वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट जो है कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है। तो इसकी असल वजह यही है कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ, तो यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर V1 पॉइंट तक जब इलेक्ट्रॉन एटम के साथ टकराता है तो इलास्टिक कोलिजन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एटम को ट्रांसफर नहीं होती। जितनी एनर्जी होती है उतनी उसी एनर्जी से वो कलेक्टर प्लेट तक, कैथोड से कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाता है। लेकिन जो ही हम इस पॉइंट से मजीद वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक हो जाता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन एटम के साथ टकराएगा तो अपनी कुछ एनर्जी जो है उसमें ट्रांसफर कर देगा, जिससे उसकी एनर्जी में कमी हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रिड पर जाके कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा और एमीटर में से करंट नहीं पास होगा। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये वाली जो चीज है यहाँ पर ये 4.9 वोल्ट है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4.9 वोल्ट हम इसको लिख सकते हैं। तो ये 9.8 वोल्ट जो है ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4.9 वोल्ट लिख सकते हैं इसको, और ये 14.7 वोल्ट जो है इसको हम 3 मल्टीप्लाई बाय 4.9 वोल्ट लिख सकते हैं। इस तरह से ये चलता जाएगा। तो फ्रैंक हर्ट्ज ने यही बात प्रूफ की है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल बनता है जिसमें 1 मल्टीप्लाई बाय 4.9 होता है, और दूसरा जो एनर्जी लेवल है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 4.9 वोल्ट होता है, और तीसरा जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी 3 मल्टीप्लाई बाय 4.9 वोल्ट है। इससे यह साबित होता है कि हर एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है।
तो चलते हैं, अब हम इसको लिखते हैं सारे को। तो स्टूडेंट्स, जो हमने ग्राफिकली इधर सीखा है वही सारा कुछ हम इधर लिखने जा रहे हैं। When current is voltage is increased from 0 to a certain value 4.9 वोल्ट या V1 पॉइंट 4.9 वोल्ट या V1 पॉइंट तक जब वोल्टेज की वैल्यू पहुंचती है, देन करंट इज मैक्सिमम, देन करंट flows through ammeter is maximum if we increase voltage further, then current starts to decrease up to point V1 prime. Similarly, when we increase voltage regularly, then there are many ups and downs of current in the graph. The point V1, V2, V3 and so on show that current is maximum at certain voltages and the points V1 prime, V2 prime, V3 prime and so on show that the current is minimum at certain value of voltage. स्टूडेंट्स, यहां तक आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। Here the voltage V1 equal to 1 cross 4.9 and V2 2 cross 4.9 and V3 3 cross 4.9 and so on. So this shows that when electron moves from excited state to ground state, then it emits energy in the form of waves, and it is also shows that the energy levels have discrete value of an atom.
इसमें एक बात रह गई थी कि इस ग्राफ में यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ये कर्व बन रही है इस तरह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये कर्व इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पर रिटार्डिंग पोटेंशियल तो है। जब इस पॉइंट पे पहुंचता है हमारा वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट पर मैक्सिमम जा रहे हैं, लेकिन जो ही ये इस पॉइंट से नीचे आ रहा है, यानी कि वोल्टेज मजीद इस पॉइंट से बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट पर जाने के बजाय इस ग्रिड पर आने शुरू हो जाते हैं। तो एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इस कलेक्टर प्लेट पर भी पहुंच रहे होते हैं। इसी वजह से ये जो है पाथ जो है ये कर्व पाथ है। तो इन द ग्राफ all the points are curved because a few of electrons are still moving towards the collector plate. स्टूडेंट्स यहां तक नोट कर लें, फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स हमने फिलामेंट को हीट किया, फिलामेंट के हीट होने से इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिली जो कि काइनेटिक एनर्जी थी। अगर हम वो फाइंड करना चाहें कि उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ev। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इनकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एनर्जी वेव की सूरत में खारिज करते हैं। तो अगर वेव की सूरत में एनर्जी आ रही है, खारिज करते हैं, तो वो अगर हम ये फर्ज करते हैं कि वो E2 से E1 में आता है, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर गया था, तो ये दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है यहाँ पे, तो एनर्जी इसने खारिज करनी है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो इसके लिए द वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन विल बी, यानी कि वो E2 से एक्साइटेड स्टेट E2 से ग्राउंड स्टेट E1 में आता है, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो ये EV के बराबर, तो न्यू की जगह पर हम C ओवर लैम्डा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर C ओवर लैम्डा आ जाएगा और ये इसके बराबर है। तो यहां से हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, तो ये इधर आ जाएगी, लैम्डा यहां से आ जाएगा hc ओवर ev। तो h यहां पर प्लांक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, e इलेक्ट्रॉन चार्ज और v पोटेंशियल है। तो यहां पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.67 क्रॉस 10 पावर -30 जूल सेकंड है, और C की वैल्यू 3 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका चार्ज 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा पोटेंशियल था वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसको हम हल करते हैं, तो ये लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी 2531 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10 मीटर, तो -10 पावर -10 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2531 एंगस्ट्रॉन इसके बराबर आ जाएगा। तो ये इसी वजह से है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है।
तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ इल्म हासिल हुआ होगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।